बीच में जो शख्सियत उपस्थित हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 22 पेटेंट इनके नाम पर हैं। लगातार वर्षों से एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर अरविंद सिंह। मूलतः वैसे जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ वर्षों से अहमदाबाद में कार्यरत है और पूरे भारत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आज इनकी कंपनी भी अच्छे से काम कर रही है और डॉक्टर अरविंद जी के द्वारा जो रिसर्च हो रहा है उसकी चारों तरफ सराहना भी हो रही है। तो आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर अरविंद जी से बहुत सारी बातें करेंगे। एक छोटा सा परिचय मैं आप लोगों के बीच में रख देता हूँ। डॉक्टर अरविंद जी मेघमणि ऑर्गेनिक लिमिटेड तथा मेघमणि कॉर्प न्यूट्रिशन लिमिटेड के सूत्रीकरण है। यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2024 में इन्हें गोवा में मिला हुआ है, जैसा मैंने पहले बताया आपको। तो आइए अरविंद जी से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वे इस क्षेत्र में आए और उनका अभ्यास क्या है और भविष्य में गुजरात के लिए, इस देश के लिए एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं। तो अरविंद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्योदय न्यूज़ के स्टूडियो में। एक छोटे से गांव जौनपुर से निकलकर अहमदाबाद कैसे आना हुआ और आपका अभ्यास क्या रहा है? मन कुमार जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने स्टूडियो में, अपने न्यूज़ चैनल पे मुझे बुलाया और मेरे से बात करने के लिए, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मैं जैसा आपने हमारा परिचय दिया कि मैं जौनपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैंने वहीं से PhD के डॉक्टरेट किया और डॉक्टरेट करने के बाद मैं वहाँ से चला गया हरियाणा, गुड़गांव में मैं पेस्टिसाइड एक कंपनी था, वहाँ पे धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, उसमें मैंने काम स्टार्ट किया। जैसा कि आपने बताया कि मैं जौनपुर ज़िला यूपी का रहने वाला हूँ और मैंने डॉक्टरेट भी वहीं से किया था। इसके बाद मैं अपना कैरियर स्टार्ट करने के लिए गुड़गांव आया हरियाणा में। वहाँ से मैंने धानुका एग्रीटेक लिमिटेड एक एग्रो केमिकल कंपनी है, वहाँ से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट 2011 में मैं GSP क्रॉप साइंस करके एक अहमदाबाद में कंपनी है, वहाँ पे मैं आया। इसके बाद यहाँ पे मैं सोचा कि क्यों ना फार्मर्स के लिए ऐसे नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि बीइंग ए साइंटिस्ट मुझे ऐसा आभास हुआ कि ये पेस्टिसाइड अगर ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो कहीं न कहीं किसी भी तरह से हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है। क्यों ना ऐसा प्रोडक्ट हम बनाएं जो कम डोज में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को फ़ायदा पहुँचे। अभी आपने जो बात कही पेस्टिसाइड्स की, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स उपयोग होता है और शायद यही कारण है कि पूरे इंडिया में, सर जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, तो पूरे इंडिया में कैंसर के सबसे ज़्यादा पेशेंट इस समय पंजाब में पाए जा रहे हैं और शायद उसका कारण पेस्टिसाइड्स ही माना जा रहा है। मन कुमार जी, आपकी बातों से काफ़ी हद तक मैं सहमत भी हूँ, लेकिन पूरा का पूरा वहाँ पे जो फैक्टर्स होता है, कारक होता है, वो पेस्टिसाइड नहीं, कुछ नशे के वहाँ पे समस्या भी है, जिसके कारण वहाँ पे ये मात्रा ज़्यादा मिल रही है। तो यही सब पेस्टिसाइड की जो पुराने तरह के जो पेस्टिसाइड है, जिसके कारण लोगों को थोड़ा सा भय भी था, डर भी था, बीमार भी होते थे। तो मैं उसमें छोटा सा प्रयास किया हूँ कि हम नया प्रोडक्ट डेवलप करें और एक छोटी क्वांटिटी में हम बड़े एरिया को कवर करें, जिसके कारण हमने प्रोडक्ट बनाने शुरू किए और पेटेंट कराने शुरू किए। उसी का नतीजा है कि पिछले साल हमको एक साइंटिस्ट अवार्ड मिला। आज मैं मेघमणि ऑर्गेनिक लिमिटेड और मेघमणि क्रॉप साइंस लिमिटेड में हम दोनों जगह एज ए हेड काम कर रहे हैं फॉर्मुलेशन में, और यहाँ भी हमने कोशिश यही कर रहे हैं कि फार्मर्स को अच्छे प्रोडक्ट मिले और अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे नतीजे हैं और कम से कम शरीर पे और फसलों पे नुकसान। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर साहब, एक चीज़ लगातार देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, ऑर्गेनिक खेती। आप इस ऑर्गेनिक खेती को किस दृष्टि में देख रहे हैं? क्योंकि जहाँ भी ऑर्गेनिक खेती हो रही है उससे जो प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहे हैं, हालांकि हैं अच्छे, परंतु महंगे बहुत है। इसका कारण क्या है? मन कुमार जी, हम बहुत सोच रहे थे, बहुत दिन से कोई ये सवाल हमसे पूछे और आज आपने पूछा। पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ज्वलंत उदाहरण है हमारे देश में कि जैसा आपने बोला कि ऑर्गेनिक खेती, आज सिक्किम है जो पूरा ऑर्गेनिक खेती करती है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लैंड का उत्पादन नहीं होता, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो होता क्या है कि जब हम ऑर्गेनिक खेती के लिए जाते हैं तो आज सॉइल में इतनी डिफिशियंसी आ गई है कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 से 5 साल लग जाते हैं ऑर्गेनिक खेती, तो उसमें प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है। तो फार्मर्स उतना इंतजार नहीं कर पाता
और इसके कारण वो क्या करता है, पेस्टिसाइड का यूज़ करता ही रहता है, जिससे उसकी प्रोडक्शन बढ़े और मार्केट में अच्छे दाम में मिले। ऑर्गेनिक खेती, आज ऑर्गेनिक खेती के जाएंगे तो 4 साल 5 साल कम से कम आपको लगेगा उसको सही करने में, मिट्टी को, सॉइल को। इसके बाद वो खेती फिर बराबर मेंटेन होती है उत्पादन, लेकिन उतना हमारे फार्मर्स के पास न समय है, न हमारी उतनी लैंड है कि हम सारे पॉपुलेशन को भी मेंटेन करें और फिर उत्पादन कर सकें। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनिक खेती के नाम पर मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स का तो उपयोग किया ही होगा, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 4 साल 5 साल इंतजार करना पड़ता है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। मैं गया था बंगाल में गया था, तो एक चाय के बागान में कुछ इशूज़ थे। चाय के बागान में जब इशूज़ थे तो मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे देखा तो उन लोगों पे बहुत पेस्ट लगे हुए थे। तो मैंने उनको बताया कि ट्रीटमेंट करो, सही हो जाएगा। तो उन्हें खुशी हो गई, हमको अपने फैक्ट्री में ले गए, चाय की फैक्ट्री में। तो वहाँ की चाय की फैक्ट्री में मैंने पूछा रेट, तो उन्होंने बताया कि 60 रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक का चाय। तो मेरी जिज्ञासा हुई चाय के 6 लाख रुपए देखने की। तो 6 लाख रुपए की चाय देखा मैं, तो मैं कहा मुझे वो फॉर्म दिखाओ जहाँ पे आप 6 लाख की खेती करते हैं। तो वहाँ पे गया तो वो कम से कम जहाँ पे रूटीन वाले हमारे चाय बागान है, उससे कम से कम 10 किलोमीटर दूर था। वहाँ पे सिर्फ ये भी ऑर्गेनिक खेती सारी होती थी, एक भी पेस्टिसाइड का वहाँ पे यूज़ नहीं होता था। और ये इतना होता है कि उसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है, इसलिए उनका जो है 6 लाख रुपये रेट रखा था। आज की डेट में 6 लाख रुपए में इंडिया में शायद वो संभव नहीं है कि बेचा जाए चाय, वो सारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता था। हमारे यहाँ आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसा मैंने आपको बोला कि हम नए प्रोडक्ट पे, नए उत्पाद पे काम करते हैं, तो हम फार्मर के बीच में जाते हैं तो उनको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट मत यूज़ करो, ये पुराने हैं, ये नया है, ये आपके लिए ज़्यादा हिट का काम करेगा। तो लोग क्या करते हैं कि नहीं ये सस्ता है, इसको हम लेंगे। जो पुराने हैं सस्ता है, थोड़ा हार्ड होते हैं, डेंजरस होते हैं, नए वाले थोड़ा सा इजीली न्यूट्रेट हो जाते हैं। लेकिन फार्मर्स को लगता है कि नहीं ये सस्ता है, इसलिए हम उसको लेंगे। तो आज भी हमारे फार्मर्स के यहाँ अगर आप देखेंगे तो उनके यहाँ लिटरेसी रेट कम है, वहाँ पे पॉवर्टी, गरीबी बहुत है, जिसके कारण उनको अवेयर करने की अभी बहुत ज़रूरत है। इसके लिए हमारे जैसे फॉर्मुलेटर, मैन्युफैक्चरर, NGOs, सरकार और ग्राम सभा की पंचायतें मिल के काम करें, तब जाके इनको अवेयर किया जा सकता है। अच्छा, आप तो खैर पूरे देश में घूमते रहते हैं खेती के क्षेत्र में और उसके विषय को लेकर। मुझे ये जानना था कि किस प्रदेश की मिट्टी ज़्यादा अच्छी है कि जहाँ उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है और अभी भी सरकार वहाँ अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पा रही है। मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया, सबसे अच्छी मिट्टी हमको जो मिला है सौराष्ट्र में मिला है, गुजरात के सौराष्ट्र में, और उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। क्योंकि मिट्टियाँ यहाँ पे जो मिट्टियाँ हैं, ये मिट्टी में अभी भी हम लोग सॉइल की टेस्टिंग करते हैं, उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें उनकी डिफिशियंसी इतनी नहीं होती। पंजाब में पेस्टिसाइड बहुत यूज होता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जैसा गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत होता है। तो वहाँ की मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती जब तक हम पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करें। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि मिट्टी जो है, ये भी मिट्टी का उपजाऊपन कम हो रहा है पेस्टिसाइड के यूज़ करने से। लेकिन आजकल जो नए नए हमारे प्रोडक्ट हम ला रहे हैं, उससे हमारे मिट्टी की उर्वरा भी बनी रहती है और प्रोडक्ट में भी क्वालिटी बनी रहती है और लोगों को उतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान पहले था। अच्छा, किसानों को भी अपडेट होने की ज़रूरत है, जैसा कि हर सेक्टर में अपडेट की बात होती है, परिवर्तन की बात होती है। अभी भी क्या लग रहा है कि किसान क्या सचमुच अभी भी कई किसान पुराने रीति रिवाज से या पुरानी पद्धति से ही खेती कर रहे हैं या नया अपनाया है? अगर हम बात करें अक्रॉस द इंडिया, तो सबसे ज़्यादा एडवांस जो फार्मर हैं वो पंजाब में मिलते हैं। जैसा आपने बोला कि अवेयरनेस, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत की अगर लिटरेसी रेट 70% है, तो 34% अमंग द फार्मर्स है। फार्मर के बीच में 34%। उनमें कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है देश में। उनमें अभी हमारे फार्मर्स, एक तरह से कहा जाता है कि हमारे फार्मर्स जो हैं एक तरह दूसरे देवता हैं, हमको कहीं कहीं से कुछ देते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर अभी देखते हैं गरीबी बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो पिस्ता, हम पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, पूर्वांचल यूपी से। इवन हमारे यहाँ भी पूर्वांचल में पेस्टिसाइड का कंजप्शन उतना नहीं होता जितना और प्रदेशों में होता है या और क्षेत्र में होता है। तो आज भी हमारे फार्मर्स को
किसानों को हमको जागरूक करने की ज़रूरत है कि कैसे पेस्टिसाइड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, कौन उनके हित में है, कौन अहित में है। तो शायद इसके लिए कम से कम अगले 4 से 5 साल टाइम लगेगा, आगे से सब अवेयर होते हैं। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि आज भी हमारे जो फार्मर्स हैं उनमें लिटरेसी है, समझ थोड़ा सा कम है। पानी की दिक्कत लगातार पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है, नदियाँ लगातार सूखते जा रही हैं। ऐसे में नदियों पे आधार रखकर जो किसान खेती कर रहे हैं, आपको क्या लगता है उन्हें कैसे परिवर्तन करना चाहिए और कैसी कैसी पद्धति उन्हें अपनानी चाहिए पानी को बचाने के लिए? पानी को बचाने के लिए मन कुमार जी, मैं तो आज हमारे सारे क्वेश्चन जो आपने पूछ रहे हैं बहुत कम लोग पूछते थे। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। पहला तो ये है कि पानी की जैसा समस्या था पहले भी और अभी भी है, तो हम लोगों ने उस पर भी काम किया है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे एडजुवेंट्स बनाए हैं जो दवाई स्प्रे कर या पानी की सिंचाई करते हैं तो उसमें डाल दें तो जो 7-8 दिन में सूख जाती थी वो लोग 20 से 25 दिन में सूखती है पानी, वो पूरा एब्जॉर्ब करके रखती है। सेकेंड थिंग, आपने कहा कि पानी होता है उसकी क्या क्या पद्धति अपनानी चाहिए। आजकल आप देखिए राजस्थान में और पंजाब में बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम लगा है, पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो और हर पौधों को पानी मिले। तो ऐसे ऐसे अगर पद्धति को अपना के हम पानी को सेव करके हम अपनी सिंचाई को पर्याप्त। सोशल मीडिया के माध्यम से हम इजराइल में जो खेती हो रही है देखते हैं कि भाई वहाँ ज़मीन के नीचे वो लोग खेती कर रहे हैं, ऊपर रेगिस्तान है, नीचे खेती हो रही है। ये कैसे संभव है, उस पद्धति को क्या कहते हैं? जनरली अगर आप देखेंगे तो इजराइल ही नहीं दुनिया में बहुत ही हाईटेक खेती होने लगी है। अभी आप चाहे अमेरिका में चले जाएं, लैटिन अमेरिका जाएं, चाहे यूरोपियन कंट्री में जाएं, चाहे अफ्रीकन कंट्री में कुछ कंट्री ऐसे हैं, इवन आप जिस इजराइल की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ से वो बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। वहाँ पे टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग आज भी पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं तो फार्मर्स डायरेक्ट यूज़ करता है, जो कहीं कहीं वो कंटेक्ट में आता है, लेकिन वो मशीनों के द्वारा, हेलीकॉप्टरों के द्वारा, ड्रोन के द्वारा वो इस्तेमाल करते हैं, उससे कम से कम फार्मर्स को कंटेक्ट में आते हैं और मैक्सिमम यूटिलाइज होता है। सेकेंड थिंग, जहाँ तक आपने बात किया कि किसी भी क्रॉप के लिए अल्ट्रा वायलेट की बहुत जरूरत होती है, मीन्स सन की किरणों की, तो वो सब जो नीचे खेती करते हैं वो जो आर्टिफिशियल अल्ट्रा वायलेट रेज होती है कृत्रिम, उसका वो वहाँ पे जनरेट करके उसकी खेती करते हैं, जिससे कि वहाँ प्रोडक्शन करते हैं। हमारे यहाँ वो अभी पद्धति नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो अगले 20 साल में जरूर आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, लगातार किसान इस देश में आंदोलन कर रहे हैं, आप इन आंदोलनों को कैसे देखते हैं और किस हद तक क्या लगता है कि उनके मुद्दे सही है या नहीं है? मुझे ऐसा लगता है उनके मुद्दे बहुत सही हैं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि किसान की मेहनत, किसान का लागत जो लगता है फसल को उगाने में, चाहे वो सब्जियों के रूप में देखें, चाहे वो अनाजों के रूप में देखें, चाहे वो फलों के रूप में देखें, उनका बहुत लागत लगता है। उस लागत के आधार पे जो उनको मिलता नहीं, और ये सच्चाई है कि जो MRP की बात चल रही थी, MSP की बात चल रही थी, मिनिमम MSP की, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बिचौलिए जो होते हैं वो, अगर आप देखेंगे, अगर 2 रुपये का टमाटर निकलता है तो 20 रुपये तक पहुंचता है और 40 रुपये एक उपभोक्ता के पास पहुंचता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को किसानों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर किसान ने उत्पादन बंद कर दिया तो पैसे कोई खाता नहीं है, खाने को वही फल, सब्जियाँ और अनाज ही है। तो मेरा मानना उनका आंदोलन सही था, और साथ साथ सरकार को भी इस पर जागरूक होने के, उनके साथ सहयोग करने चाहिए। जगह जगह जो एग्रीकल्चर मार्केट बना हुआ है, आपको लगता है कि वे सही में किसान के हित में काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी शोषण चल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी शोषण चल रहा है, क्योंकि सरकार का इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है वहाँ भी शोषण कर रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे किसानों को उनका उचित लागत का उचित मूल्य मिल सके। अच्छा, किसानों की लगातार जैसे बात होती है, परंतु जैसे प्राइवेट कंपनी में कोई काम कर रहा है तो उससे बहुत सारी चीज़ें, इंश्योरेंस से लेकर बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। किसानों को लेकर लग रहा है कि अभी भी कंट्री हो चुकी है, वहाँ पर जो सुविधाएं सरकार किसानों को दे रही है, क्या यहाँ मिल पा रहा है? ये हमको तो ऐसा लगता है 100% इसको बदलना चाहिए, क्योंकि किसान के साथ जो भी है, कभी कभी दैवीय आपदा आती है, चाहे वो फ्लड आए, चाहे ड्रॉट हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो सरकार एक मुआवजा के रूप में सीमित दे के खत्म कर देती है।
लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये पद्धति मैंने क्योंकि बहुत नज़दीक से बाहर के देशों में देखा है उनकी खेती की पद्धति को, उनको अपनाने के लिए मैं अभी जहाँ तक कुछ भारत में कुछ जगहों पे ऐसा शुरुआत किया है, स्पेशली मैं बताऊँ आपको तो होशियारपुर और जालंधर जो है पंजाब का एरिया, वहाँ पे ऐसी खेती स्टार्ट किया। वहाँ पे एक ट्रस्ट बना के लोगों ने उसको इंश्योरेंस कराना स्टार्ट किया है और ये शायद पूरे देश में हो तो मेरे ख्याल से मैं भी उस किसानों के साथ प्राकृतिक आपदा में उन्हें भी मदद मिल सकेगी मोबाइल से। अच्छा, हाईटेक करने की जो बात हो रही है, अब तो देश विदेश घूमते रहते हैं, कैसे कैसे साधन दूसरों जगह पर हो रहा है और हमारे यहाँ क्या स्थिति है साधनों की? खेती की जो पर्टिकुलर साधन है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो हम उसको कंपेयर करने के लिए बेमानी होगी। जिस ढंग से अगर हम यूएस की बात करें, यूरोपियन कंट्री की बात करें, अदर मिडिल ईस्ट की बात करें, वहाँ से हमारी अगर कंपेयर करें इंडिया की खेती तो वास्तव में बेमानी होगी। लेकिन हम चाहते भी हैं कि ऐसी खेती करें जिससे कि हाईटेक टेक्नोलॉजी के द्वारा कभी कभी क्या होता है कि जो फार्मर पेस्टिसाइड यूज़ करता है तो जितना यूज़ नहीं उससे ज़्यादा मिसयूज होता है, बिगड़ता जाता है। तो ऐसे जगह वो हाईटेक टेक्नोलॉजी के द्वारा ही उसको बचाया जा सकता है। जहाँ पे आपकी उत्पादन होती है, अगर हाई टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा भी आपका नुकसान नहीं होता, लेकिन आज भी किसान ले जाता है, खलिहान में ले जाता है, वहाँ पे पिटाई करता है, दवाई करता है, इसके बाद निकालता है तो वहाँ भी नुकसान होता है, लॉसेस बढ़ जाते हैं। ये सब लॉसेस अगर आप देखेंगे, अभी चाइना देखिए बहुत बड़ी खेती के फील्ड में बहुत ज़्यादा उसने क्रांति लाई है, रिवॉल्यूशन लाया है और वो तो वहीं पे खेती में करके वहीं सब अनाज वनाज ला के डायरेक्ट हो जाना, कट जाना वगैरह पहुंचा देना, ये लाने के लिए। लेकिन उसमें सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि हमारे किसानों के लिए कहीं न कहीं आज जैसा कि यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, शायद जहाँ तक मैंने सुना है कि हर ग्राम पंचायत में ये 5-5 महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये ड्रोन प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए, तो सरकार को इसमें और आगे आना होगा और नए तकनीकी और नए प्रोडक्ट के बारे में उनको अवेयर करना होगा। इवन नो डाउट इसमें हम लोगों का भी ले सकते हैं सरकार कि जो फॉर्मुलेटर है आके हमारे फार्मर्स को समझाएं, हम लोग भी चौपाल के माध्यम से जा जाकर समझा सकते हैं। अच्छा, किसानों के लिए कहते हैं कि पशु बहुत जरूरी है, परंतु हम देख रहे हैं कि देश में जैसे हल पहले चलते थे तो बैल रखते थे, ट्रैक्टर आ गए, बैल गायब हो गए। कई जगहों पर दूध के लिए पशुपालन करते थे, गाय हो भैंस हो, लेकिन अब कई जगहों पर नई पीढ़ी उसे भी नहीं कर रहा है। इससे समाज को क्या नुकसान हो रहा है और खेती को क्या नुकसान हो रहा है? अभी जैसा आपने बोला कि पशुओं की संख्या कम हो रही है और नई तकनीक पे आ रही है, इसमें दोनों का मिश्रण होना चाहिए। अगर पशुओं की आज आप कह रहे हो ऑर्गेनिक खेती कैसे किया जाए, ऑर्गेनिक खेती के लिए हरे फसलों को काट के उसी मिट्टी में दबा दिया जाता है, साथ साथ गाय का भैंस के गोबरों को भी उससे इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वो कंपोस्ट होकर जाके खाद बनती है, जिसको ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं ज़्यादातर लोग। इवन आजकल मार्केट में बहुत से ऐसे हैं जो बायो पेस्टिसाइड्स के नाम पे यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वो बायो पेस्टिसाइड बहुत कॉस्टली होते हैं, वो 6,000-7,000 रुपये लीटर के हिसाब से मिलते हैं, जो हमारा एक आम सामान्य किसान नहीं ले सकता, खरीद नहीं सकता। इसलिए ऑर्गेनिक खेती। दूसरा, अभी आप देखेंगे जब कोई त्यौहार आता है हिंदुस्तान में तो सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं आपके चैनल के माध्यम से और चैनलों पे कि नकली दूध, नकली घी और नकली पनीर पकड़ी गई। ये दूध की कमी के कारण है, हमारी डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई नहीं है, तो ये आज नहीं कल के बच्चों के लिए घातक हो सकता है। तो जिस कारण से मेरा तो यही रहेगा कि जो पशुपालक है इसको पशु को पालते रहें और जिससे कि ऑर्गेनिक खेती अगर करना है तो इसी के सहारे हम करते हैं, अदरवाइज हाईटेक टेक्नोलॉजी में ऑर्गेनिक खेती करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ये थे हमारे बीच डॉक्टर अरविंद सिंह जी। किसानों के मुद्दे पर, खेती के मुद्दों पर इन्होंने बहुत अच्छी बातें हमारे बीच में रखी है। हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में जब सर आए तो कुछ और मुद्दे लेकर आए। साथ ही हम अगले एपिसोड में इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे खेती को लेकर जो इन्होंने पैटर्न करा रखे हैं वो क्या है, उन पर हम विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं मनोज मौर्य आप सभी से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सर।